आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं टाइम एंड वर्क के बारे में। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसके पहले के सारे सेशन आपने देखे होंगे। ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आपको हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे डाउट क्लियरिंग टेलीग्राम ग्रुप की लिंक प्रोवाइड की जाती है, जहां पर आप उसे ज्वाइन करके उसमें अपने डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो आज के सेशन में हम बात करेंगे टाइम एंड वर्क के बारे में। तो सबसे पहले सवाल शुरू करने के पहले हम उसके कुछ बेसिक के बारे में बात कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। चलो, तो बेसिक में क्या क्या है। सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि ये जो इफिशिएंसी होती है, इफिशिएंसी होती है, ये होती है आपकी वर्क अपॉन टाइम। ठीक है। डब्ल्यू अपॉन टी। ठीक है। आप जो भी काम करते हो वो कितने टाइम पे करते हो, उसका जो रेशियो होता है वो बताता है आपकी इफिशिएंसी। अब ये इफिशिएंसी इसलिए हम W अपन टी का रेशियो इसलिए लेते हैं ताकि हमें एक डेटा मिल जाए जिससे हम किन्हीं भी दो लोगों को या तीन लोगों को अगर कंपेयर कर रहे हैं कि कौन ज़्यादा इफिशिएंट है। क्योंकि अगर ये जो वर्क है ये हम कांस्टेंट कर दें, यानी कि हम ये सेम वर्क दो आदमियों को देते हैं और दोनों आदमी वो सेम वर्क करने के लिए कुछ अलग अलग टाइम ले रहे हैं, तो जो टाइम कम लेगा उसकी इफिशिएंसी ज्यादा होगी, जो टाइम ज्यादा लेगा उसकी इफिशिएंसी कम होगी। क्यों होगी ऐसे? क्योंकि इफिशिएंसी जो है वो आपने लिखा वर्क अपॉन टाइम, और वर्क जो है वो आपका कांस्टेंट है उन दोनों लोगों के लिए। तो इफिशिएंसी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया टाइम के। तो अगर टाइम आप ज्यादा लोगे तो आपकी इफिशिएंसी कम होगी, अगर आप टाइम कम लोगे तो आपकी इफिशिएंसी ज्यादा होगी। अगर कोई चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो जो चेंज होता है वो सेम होता है, अगर कोई चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो जो चेंज होता है वो उल्टा होता है। ठीक है। तो यहां पर अगर टाइम इंक्रीज हो रहा होगा, अगर आप टाइम ज्यादा लेंगे तो आपकी इफिशिएंसी कम होती जाएगी। बात समझ में आ गई? हाँ या ना? अब हमें यहाँ पर ये भी चीज समझ में आती है कि सर इफिशिएंसी जो है वो वर्क अपॉन टाइम है, या हम ये बोल सकते हैं कि जो वर्क है वो इफिशिएंसी इनटू टाइम है, या हम ये भी बोल सकते हैं कि जो टाइम है वो वर्क अपॉन इफिशिएंसी है। तो ये जो तीनों चीजें आपके सामने लिखी हुई हैं ये एक ही चीज है, ये एक ही चीज है। बात समझ में आई? बट क्वेश्चन में हम देखेंगे कि किस तरह से उसके डेटा को यूज करना है, हमें क्या निकालना है, हमें टाइम निकालना है, हमें एफिशिएंसी निकालनी है, हमें वर्क निकालना है। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के डेटा के ऊपर। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको और समझा देता हूं जो आपको यूज करना है। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए होगा। आइए, अब मैं बात करता हूं कि अगर आ, मेरे पास दो लोग हैं, ठीक है, और उनकी इफिशिएंसी के बारे में मुझे कुछ पता है। अगर मैं बोलूं कि दो लोग हैं ए और बी, और ए की इफिशिएंसी ज्यादा है बी से, कितनी परसेंट ज्यादा है? फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया 60% ज्यादा है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो 60% है एक्चुअली में ये 60/100 ऐसे ओपन होगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 20 से ये 3 टाइम्स जाएगा, ये 5 टाइम्स जाएगा। तो आपको इसकी ये जो फ्रैक्शनल वैल्यू है ये पता होनी चाहिए। अब इसमें होता क्या है कि अगर मैं बोलूं कि ए की जो इफिशिएंसी है वो बी से, यानी कि मैं ए की तुलना या ए का कंपैरिजन बी से कर रहा हूं, तो जिससे भी आप तुलना करते हो या जिससे भी आप कंपैरिजन करते हो वो हमेशा नीचे होता है, बेस वैल्यू वो होता है। तो ये बी की वैल्यू होगी, और ये जो है ये इंक्रीज्ड वैल्यू है, ये जो है ये इंक्रीज्ड वैल्यू है। अब अगर आप 60% ज्यादा बोल रहे हैं कि ए की इफिशियंसी बी से 60% ज्यादा है, तो मैं ये बोलूंगा कि अगर बी की इफिशियंसी 5 है, बी की इफिशियंसी अगर 5 है तो ए की इफिशियंसी उससे 3 ज्यादा है, यानी कि कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ ए और बी लिखूं तो ये जो रेशियो निकला ये किसका निकला? इफिशियंसी का निकला। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब मुझे मालूम है कि जो वर्क है अगर वो कांस्टेंट होता है,
अगर वर्क कांस्टेंट होता है तो इफिशिएंसी जो है वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर इफिशिएंसी आपके सामने है तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 5:8। ठीक है। अब ये अगर 5 यूनिट टाइम ले रहा होगा, ये अगर 8 यूनिट टाइम ले रहा होगा, तो इसका जो डिफरेंस है वो 3 यूनिट का है। अब मान लो वो बोल दे कि जो ए है वो बी की कंपैरिजन में 3 घंटे कम लेता है, तो इस 3 यूनिट की वैल्यू 3 आवर्स हो जाएगी। यानी 1 यूनिट जो है वो 1 आवर के बराबर हो जाएगा। या ये हो सकता है कि वो बोल दे कि ए जो है वो बी की तुलना में 1.5 आवर कम लेता है, तो उस केस में 3 यूनिट जो है वो आपका 1.5 आवर्स के बराबर हो जाएगा। यानी कि 1 यूनिट जो है वो आपके पास 0.5 आवर्स के बराबर हो जाएगा। तो जब 1 यूनिट की वैल्यू आ जाती है तो उसे हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं और हम 5 और 8 यूनिट की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल देते हैं। बात समझ में आ गई? ये आप इस्तेमाल करने वाले हो। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर वो ध्यान से देखिए, इसको मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे हम आज के सेशन में वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये चीज आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी। नहीं क्लियर हुई होगी तो आप वीडियो को एक बार और प्ले करके देखना, तो आपको समझ में आएगा। नहीं आया तो भी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि सर नहीं समझ में आया, इसको एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि मान लो दो लोग हैं, आपके पास दो लोग हैं ए और बी। ए जो है वो कोई काम 10 दिन में करता है, बी जो है वो वही काम 15 दिन में करता है। फॉर एग्जाम्पल आपसे बोल रहे हैं कि ए और बी मिलकर वो काम कितने दिन में करेंगे। तो हम सबसे पहले जब इस तरह का सवाल आता है तो हम क्या करते हैं, हम ए और बी का जो टाइम होता है उसका लेते हैं एलसीएम। तो 10 और 15 का एलसीएम लेंगे तो वो कितना आएगा, 30। तो ये जो 30 आएगा ये आपका होगा वर्क, ये आपका होगा टोटल काम, वर्क। और आपको मालूम है कि अगर मैं इस वर्क को इस टाइम से, ये टाइम है, इस वर्क को अगर इस टाइम से डिवाइड कर दूं तो मुझे इफिशिएंसी मिल जाएगी, क्योंकि इफिशिएंसी क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। तो 30/10 करेंगे तो कितना आएगा, 3। और 30/15 करेंगे तो ये कितना आएगा, 2। तो ये क्या है, ये है 3 यूनिट पर डे, 3 यूनिट पर डे और 2 यूनिट पर डे। यानी कि ए जो है वो एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, बी जो है वो एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। टोटल काम क्या है, 30 यूनिट्स है। टोटल काम क्या है, 30 यूनिट्स है। बात समझ में आ गई? अगर ये 10 डेज या 15 डेज की जगह आवर्स में लिखा होता तो फिर यहाँ पर 3 यूनिट्स पर आवर होता, 2 यूनिट पर आवर होता। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब अगर मैं बोलूं इस सवाल में, मान लो कि ए और बी किसी काम को 10 दिन और 15 दिन में कर लेते हैं रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मगर दोनों ने साथ में काम करना शुरू किया, मगर 2 दिन बाद ए चला गया। ठीक है, ठीक है, और बाकी काम फिर बी ने किया। तो उस केस में आप इक्वेशन कैसे बनाओगे? तो मैंने कहा कि भैया आपको जानकारी ये है कि ए और बी पूरे काम को अगर वो अकेले अकेले करें तो 10 दिन और 15 दिन लेते हैं। तो आपने ए और बी की इफिशियंसी निकाल ली, एक दिन का काम निकाल लिया आपने। ठीक है। अच्छा, अब आपसे बोलता है कि अगर ए और बी दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, बट 2 दिन बाद ए चला जाता है, तो आप इक्वेशन कैसे बना सकते हो, ध्यान से देखो। मैं ये बोल सकता हूं कि ए ने अगर 2 दिन काम किया है तो ये ए इंटू 2 कर दूंगा। ए यहाँ पर इसका मतलब है ए की इफिशियंसी। आपको पता होना चाहिए कि इफिशियंसी इनटू टाइम जो होता है वो वर्क होता है। तो ए ने कितना काम किया, उसकी पर डे इफिशियंसी कितनी है, और उसने तो 2 दिन काम किया क्योंकि 2 दिन बाद वो चला गया, प्लस बी की इफिशियंसी इंटू बी ने कितना टाइम लिया। अब बी तो कहीं नहीं गया, तो बी शुरू से लेकर आखिरी तक था, तो ये टी टाइम ले रहा है, और ये जो टी है ये मैं मान लूंगा कि टोटल काम होने में टी टाइम लगा होगा, इज इक्वल टू टोटल वर्क। अब टोटल वर्क तो मेरे पास कितना था, 30 यूनिट, तो मैं यहाँ पर 30 रख दूंगा। बात समझ में आ गई? तो अब यहां पर मुझे ए की वैल्यू पता है, मुझे बी की वैल्यू पता है, 2 कांस्टेंट है, 30 कांस्टेंट है, तो यहां से मैं टी निकाल सकता हूँ। हाँ बिल्कुल निकाल सकता हूँ। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? अब दूसरा तरीका ये है कि मैं ये भी बोल सकता हूँ कि सर आप ये भी तो बोल सकते हैं कि पहले 2 दिन ए और बी साथ में काम कर रहे थे। मैंने कहा हाँ। और उसके बाद बी ने अकेले काम किया। मैंने कहा हाँ। तो यहाँ पर कुछ टाइम लगेगा, बट अगर ये टाइम आपको नहीं बोला,
नहीं बताया तो फिर दिक्कत है। फिर तो उसको ये बोलना चाहिए कि ए और बी दोनों साथ में काम करना शुरू करते हैं, 2 दिन बाद ए चला जाता है और बचा हुआ काम बी इतने दिन में करता है, इतने दिन में करता है। तब तो कुछ यहां पर मैं लिख सकता हूं, ठीक है ना। नहीं तो फिर ये टाइम अगर आप निकाल रहे होगे तो आप ये समझो कि ये वाला टाइम कौन सा टाइम है, जब बी अकेले काम कर रहा था। ये वाला कौन सा टाइम है, जब बी अकेले काम कर रहा था, ए के जाने के बाद उसने कितना टाइम लिया, ये वो टाइम है। बट यहां पर जो टाइम है, वो टाइम कौन सा है, वो टाइम आपका टोटल टाइम उस काम को करने में जो लगा वो है। तो इन दोनों टी में फर्क है, ये आपको समझना है। अगर आपने ऐसी इक्वेशन बनाई तो फिर यहां पर इस टी का मतलब होगा कि बी ने अकेले उस काम को, बचे हुए काम को करने में कितना समय लिया। अगर आपने इक्वेशन ऐसे बनाई तो फिर इस टी का मतलब है कि पूरे काम को होने में टी डेज लगे और बी कहीं गया नहीं था तो बी ने इतने दिन काम किया होगा, वो काम, वो टाइम आप निकाल लोगे इस इक्वेशन को सॉल्व करके। ठीक है, बात समझ में आ गई, हाँ या ना। अभी हम सवाल करेंगे तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलो, तो ये चीजें समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं और सवाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें जब आप थोड़ा आगे जाओगे और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करोगे तो इस सवाल को आप देखकर भी कर सकते हो, ठीक है। आप मन ही मन में इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो, इसमें परसेंटेज का एप्लीकेशन भी लगा सकते हो, ठीक है। बट वो हम आगे सीखेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी सबसे पहले आपके स्क्रीन पे जो सवाल आपको दिखाई दे रहा है वो ये है कि ए बी एंड सी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 24, 6 एंड 12 डेज रिस्पेक्टिवली। वर्किंग टुगेदर दे विल कंप्लीट द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज। तो आपसे बोल रहा है कि अगर ए बी और सी अकेले अकेले काम करते हैं तो उन्हें 24, 6 और 12 दिन लगते हैं रिस्पेक्टिवली। तो आपसे पूछ रहा है कि अगर ये तीनों मिलकर काम करें तो वो काम कितने दिन में हो जाएगा। तो कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से देखिए। हम बोलेंगे ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए कितने दिन में पूरा काम कर देता है, 24 दिन में। बी 6 दिन में और सी 12 दिन में। हमने 24, 6 और 12 का एलसीएम लिया जो कि 24 आएगा। ये हमारा टोटल वर्क होगा, ये हमारा टोटल वर्क होगा। 24/24 करेंगे 1 यूनिट पर डे, ये हमारा एफिशिएंसी आ रहा है। 24/6 करेंगे 4 यूनिट पर डे, और 24/12 करेंगे तो 2 यूनिट पर डे। ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा, अब बात ये करते हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं कि ये तीनों मिलकर अगर काम करेंगे तो काम कितने दिन में पूरा हो पाएगा। तो मैं बोलता हूँ कि ए एक दिन में इतना करता है, बी एक दिन में इतना करता है, सी एक दिन में इतना करता है। अगर ये तीनों मिल जाएं तो ये एक दिन में कितना काम कर देंगे, तो आप बोलोगे 1+4+2 यानी कि 7 यूनिट पर डे। ठीक है, तो अगर ये एक दिन में 7 यूनिट काम करते हैं तो 24 यूनिट करने में कितना समय लगेगा। तो मैंने ये बोला कि मुझे तो टोटल टाइम चाहिए, ठीक है। किसका चाहिए, जब ए बी सी साथ में काम कर रहे हैं, जब ए बी सी साथ में काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा टाइम कैसे निकलता है, वर्क अपॉन इफिशिएंसी। इफिशिएंसी किसकी लोगे, ए बी सी की कंबाइन इफिशिएंसी लोगे। तो आपने बोला टोटल वर्क तो 24 है और कंबाइन इफिशिएंसी इनकी 7 है। तो आप यहाँ लिख सकते हो 7 3 ज़ा 21 प्लस 3 करोगे तो 3 3/7 डेज लगेंगे आपको, अगर ये तीनों मिलकर काम करते हैं तो। ठीक है, सिंपल है, आसान है, सरल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और सेकंड सवाल देखते हैं। अब जैसे इस सवाल में आपसे क्या बोला है कि ए कैन डू ए सर्टन जॉब इन 12 डेज। सॉरी, ए कैन डू ए सर्टन जॉब इन 12 डेज। ए कोई काम 12 दिन में करता है, ठीक है। और आपसे बोला बी इज 60% मोर एफिशिएंट देन ए। तो अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर कुछ इफिशियंसी की बात हो गई, यहाँ पर कुछ इफिशियंसी की बात हो गई, ठीक है, इफिशियंसी की बात हो गई। तो अगर इफिशियंसी की बात हो गई तो मैं ये बोलूंगा कि 60% का मतलब होता है 60/100 यानी कि 3/5। अब वो बोल रहा है कि बी जो है, जस्ट अ सेकेंड, बी जो है वो 60% उसकी इफिशियंसी ए के कंपैरिजन में ज्यादा है। यानी कि बी की जो तुलना है या बी का जो कंपैरिजन है वो ए के साथ हो रहा है, यानी ये ए के लिए है, यानी ये ए की इफिशियंसी है और बी की इफिशियंसी उससे 3 ज्यादा होगी। तो अगर मैं यहाँ पर ए लिखूं और मैं यहाँ पर बी लिखूं और यहाँ पर मैं इफिशियंसी लिखूं, तो मैं ए की इफिशियंसी क्या लिखूंगा, 5 लिखूंगा, और बी की इफिशियंसी उससे 3 ज्यादा है, यानी कि यहाँ 8 हो जाएगा। ठीक है सर। अब आपको मालूम है कि इफिशियंसी जो होता है वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इफिशियंसी का रेशियो अगर 5:8 है तो टाइम का रेशियो जो होगा
वो 8:5 हो जाएगा। ठीक है। अब हमें मालूम है कि ए का जो टाइम है वो इस सवाल के हिसाब से अभी 8 यूनिट आ रहा है, बट हमारे सवाल में तो दिया गया कि ए जो है किसी काम को 12 दिन में करता है, यानी 8 की वैल्यू 12 डेज है। तो मैंने देखा इसमें रिलेशन है, मैंने कहा 1.5 टाइम्स है, तो 8 × 1.5 करोगे तो 12 आ जाएगा। तो हम इसमें भी क्या करेंगे, 1.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7.5 आ जाएगा, यानी कि 7 1/2 डेज लेगा बी उसी काम को करने में अकेले। ठीक है, सिंपल, आसान, सरल, इजी। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं फटाक से। अब देखो यहां पर क्या बोल रहा है, ए एंड बी अंडरटेक टू डू ए पीस ऑफ वर्क फॉर ₹600, यानी कि ए और बी ने कोई काम लिया और उस काम के उन्हें 600 रुपये मिलने वाले हैं। अगर हम ए की बात करें तो ए अलोन कैन डू इट इन 6 डेज, ए अकेले उस काम को 6 दिन में कर सकता है। वाइल बी अलोन कैन डू इट इन 8 डेज, जबकि बी उसी काम को 8 दिन में कर सकता है। विद द हेल्प ऑफ सी दे फिनिश इट इन 3 डेज, मगर अगर वो दोनों सी की सहायता लेते हैं, सी की हेल्प लेते हैं, तो वो तीनों मिलकर उसी काम को 3 दिन में कर देंगे। ठीक है। फाइंड द शेयर ऑफ ईच, आपको तीनों का शेयर बताना है, कितने में से, 600 में से। तो क्या करोगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले हमने बोला कि ए किसी काम को करने में 6 दिन लेता है, बी उसी काम को करने में 8 दिन लेता है, और ए और बी और सी अगर मिल जाएं तो वो काम 3 दिन में हो जाता है। तो ये 6, 8 और 3 का एलसीएम लेंगे, तो हमने मान लिया कि वो कितना है, 24। तो ये हमारा वर्क आ गया, मतलब कि आपको 24 यूनिट काम करने के 600 रुपये मिल रहे हैं। अब इसमें ए की इफिशियंसी कितनी आएगी, 4 यूनिट पर डे। ठीक है। यहां पर देखें तो 3 यूनिट पर डे, और यहां पर देखें तो 8 यूनिट पर डे। तो मुझे मालूम चला कि अच्छा, ए बी और सी मिलकर एक दिन में 8 यूनिट करते हैं, जिसमें से 4 यूनिट तो ए अकेले करता है, 3 यूनिट तो बी अकेले करता है, यानी कि ये 7 यूनिट हो गया। यानी कि जो बचा हुआ 1 यूनिट है वो कौन करता है, वो सी करता है। तो मैंने कहा सी जो है वो 1 यूनिट पर डे करता है। अब आपसे बोल रहे हैं कि अगर ये तीनों मिलकर काम करते, अगर ये तीनों मिलकर काम करते तो काम 3 दिन में हो जाता है, यानी कि ए ने, बी ने, सी ने, तीनों ने 3 3 दिन काम किया होगा। अब सी जो है वो एक दिन में 1 यूनिट करता है, तो उसने 3 दिन में कितना किया होगा, उसने 3 दिन में 3 यूनिट काम किया होगा। अच्छा, तो वो बोलेगा साहब 24 यूनिट काम के, 24 यूनिट काम के आपको 600 रुपये मिल रहे हैं, तो मैंने 3 यूनिट किया है, मुझे उस हिसाब से दे दो। तो आप बोलोगे कि भैया ये इसका 1/8 है, ये इसका 1/8 है। ठीक है। या आप इसको लिख सकते हो 3 × 600 अपॉन 24, तो भी आपको दिखाई देगा कि ये 8 आ जाएगा। तो अगर 24 को 3 बनाना था तो आप 8 से डिवाइड करते, उसी तरह 600 को भी 8 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाता। वही चीज यहाँ पर आ गई। तो मैंने देखा 8 7 56, 8 5 40, यानी कि जो सी का जो शेयर है, सी का जो शेयर है वो कितना आएगा, 75 रुपीज। बात समझ में आ गई। वैसे ही आप ए का शेयर भी निकालोगे। ठीक है, वैसे ही आप ए का शेयर निकालोगे और वैसे ही आप बी का शेयर निकालोगे। बात समझ में आ गई, हाँ या ना, कर लोगे, आसान है। ठीक है, इजी है। ठीक है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 45 डेज एंड 40 डेज रिस्पेक्टिवली। ए इसी काम को करने के लिए 45 डेज लेता है, बी उसी काम को करने के लिए 40 डेज लेता है। ठीक है। दे बिगिन टू डू द वर्क टुगेदर बट ए लीव आफ्टर सम डेज, ए कुछ दिन बाद चला गया। सब दोनों ने साथ में काम करना शुरू किया, बट एक कुछ दिन बाद चला गया। कितने दिन बाद चला गया ये आपको बताया नहीं है, सॉरी। एंड देन बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 23 डेज, तो जो बचा हुआ काम था वो बी ने 23 डेज में किया। फाइंड द नंबर ऑफ डेज आफ्टर विच ए लेफ्ट द वर्क, तो आपको ये बताना है कि ए कितने दिन बाद गया। अब यहाँ पर समझते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं कि ए जो है वो 45 डेज लेता है, बी जो है वो 40 डेज लेता है। अच्छा, तो 45 और 40 का हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 360, तो ये आ जाएगा आपका 8, और ये आ जाएगा आपका 9। ठीक है, 360 क्या है, आपका टोटल वर्क है। अब वो बोल रहा है दोनों ने साथ में काम करना शुरू किया और कुछ दिन बाद ए चला गया।
अब कुछ दिन बाद चला गया, वो दिन आपको नहीं पता, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर ए और बी ने साथ में काम शुरू किया, तो जितने दिन भी ए था उतने दिन ए और बी ने साथ में काम किया होगा, और वो मान लेते हैं कि वो दिन है टी, वो दिन है टी। ठीक है। अब इसके बाद जब ए चला गया तो बी बचा होगा, तो बी ने बचा हुआ काम किया होगा, और वो सवाल में दिया गया है कि वो 23 डेज में उसने किया, और काम टोटल कितना है, 360 यूनिट। ठीक है। अब ये वाला टाइम कौन सा है, ये वाला टाइम वो है जितने दिन ए ने काम किया, या जितने दिन ए और बी मिलकर काम कर रहे थे। ठीक है। अच्छा, तो हमें इस टी को निकालना है बस। तो हमने बोला कि ए और बी क्या है, यहाँ पर ए और बी हमारी इफिशियंसी है, तो हमने इसको और इसको जोड़ा, तो ये हो गया 17 टी प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 9, तो ये 9 × 23 हो गया, इज इक्वल टू 360। तो यहाँ पर 17 टी इज इक्वल टू 9 3 × 27, और 9 2 × 18 20, तो 207, और ये 360 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 53 153, तो ये 153 आ गया। तो हमें टी निकालना है, तो टी कितना होगा, 153/17, तो ये आ जाएगा 9। यानी कि ए और बी 9 दिन साथ में काम कर रहे थे, या ए जो है वो 9 दिन बाद काम छोड़कर चला गया, और वही हमें बताना था कि ए कितने दिन बाद काम छोड़ के चला गया। ठीक है। सिंपल है, आसान है, सरल है, इजी है। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पर लिखा है ए बी एंड सी कैन कंप्लीट ए वर्क सेपरेटली इन 24 36 एंड 48 डेज। यानी कि हमें ये पता है कि ए को 24 दिन लगते हैं, बी को 36 डेज लगते हैं, और सी को 48 डेज लगते हैं। तो हम सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं, जो कि 144 आएगा, ये 6 यूनिट आएगा, ये 4 यूनिट आएगा, और ये 3 यूनिट आएगा। ठीक है। तो ये हमने पहले निकाल के रख लिया। अब बात करते हैं, दे स्टार्टेड टुगेदर बट सी लेफ्ट आफ्टर 4 डेज। तो सी ने 4 दिन काम किया और चला गया। ठीक है। बट इसमें एक चीज याद रखिएगा, सी लेफ्ट आफ्टर 4 डेज ऑफ स्टार्ट, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि अभी आगे जाके वो बोल रहा है एंड ए लेफ्ट 3 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। काम खत्म होने के जस्ट 3 दिन पहले ए ने छोड़ दिया। तो ये दोनों स्टार्ट और बिफोर वाला काम आप देख लीजिएगा, क्योंकि इसी में गलतियां होती हैं। तो अब हम इस सवाल को कर रहे हैं, इसमें बोल रहा है कि इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीट, आपको बताना है काम कितने दिन में पूरा हुआ। मैंने कहा कि इस लाइन से ये पता चलता है कि सी ने तो 4 दिन काम किया, तो मैं ये लिख दूं कि भैया सी ने तो केवल 4 दिन काम किया। लिख सकता हूँ, हाँ। ये बात सच है, हाँ सर सच है। अच्छा, अगर मैं मान लूं कि जो टी है वो मेरा टोटल टाइम है, अगर मैं बोल दूं कि मेरा टी जो है वो टोटल टाइम लगा, बट सी ने तो 4 दिन काम किया, मैंने लिख दिया सी की इफिशियंसी इंटू 4, तो इफिशियंसी इंटू टाइम, यानी कि सी ने इतना काम किया होगा और वो चला गया होगा। अब ए काम खत्म होने के 3 दिन पहले चला गया, काम खत्म होने में कितने दिन लगेंगे, T डेज, और उसने 3 दिन कम काम किया, इसका मतलब तो ए ने 3 दिन कम काम किया, टोटल टाइम जितना भी लग रहा था उससे 3 दिन कम काम किया। अगर मैं बी की बात करूं तो बी, सर बी तो कहीं गया ही नहीं, बी तो शुरू से लेकर आखिरी तक काम कर रहा था, यानी कि वो तो इतने दिन काम कर रहा होगा, यानी कि बी इंटू टी। और ये किसके बराबर है, ये आपका 144 के बराबर है। ठीक है। अब हम सी की वैल्यू पुट कर सकते हैं, सी की इफिशियंसी कितनी है 3, तो ये 3 4 का कितना हो जाएगा 12। ए की इफिशियंसी कितनी है 6, तो ये हो जाएगा 6T, और -6 × 3 यानी 18, और बी की एफिशिएंसी कितनी है 4, तो ये हो जाएगा 4T इज इक्वल टू 144। तो ये जो 6T है और ये जो 4T है ये हो जाएगा आपका 10T इज इक्वल टू 144। ये 12 और 18 का डिफरेंस आएगा -6, उधर जाके हो जाएगा +6 यानी कि 150। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि जो T है वो 150/10 यानी कि 15 डेज आएगा। ठीक है। बात समझ में आ गई, यानी कि काम खत्म होने में टोटल टाइम कितना लगा, 15 डेज लगा। ठीक है। सिंपल है, आसान है, सरल है। आगे बढ़ते हैं। चलो, लास्ट क्वेश्चन है हमारी क्लास का। आपसे बोल रहा है ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज। ठीक है। तो ए और बी मिलकर कोई काम कर रहे हैं और उनको 5 दिन लग रहे हैं। ठीक है। बी और सी मिलकर वही काम कर रहे हैं और उनको कितना दिन लग रहा है आपका, 7 डेज लग रहा है।
और ए और सी मिलकर काम कर रहे हैं तो उनको कितना टाइम लग रहा है, 4 डेज लग रहा है। हाँ या ना? तो मैंने सबसे पहले तो इसका एलसीएम ले लिया। 5 और 4 का एलसीएम 20 आएगा, फिर हमने यहाँ पर 140 मान लिया इसको। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 28। ये कितना हो जाएगा आपका 20, और ये कितना हो जाएगा 35। तो टोटल एफिशिएंसी इनकी अगर जोड़ें तो ये आएगा आपका 83। ठीक है। और यहाँ पर अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर ट्वाइस ऑफ ए आएगा, ट्वाइस ऑफ बी आएगा, ट्वाइस ऑफ सी आएगा। तो अगर मैं ए, बी और सी की टोटल इफिशिएंसी निकालूं, ए बी सी की टोटल इफिशिएंसी, तो वो आएगा 83/2। अब मुझे मालूम है कि ए और बी की कंबाइन एफिशिएंसी कितनी है, 28। उसमें से ए बी सी की कंबाइन एफिशिएंसी भी मुझे मालूम है। तो अगर मैं इस कंबाइन एफिशिएंसी ए बी सी की कंबाइन एफिशिएंसी में से ए और बी की कंबाइन एफिशिएंसी हटा दूंगा तो मुझे सी की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैंने सी की एफिशिएंसी निकाल ली 83/2 माइनस 28 करके। वैसे ही अगर मैं बी की एफिशिएंसी निकालूं तो ए बी सी की जो टोटल एफिशिएंसी है उसमें से मैं ए और सी की एफिशिएंसी हटा देता हूं जो कि 35 है। ठीक है। और अगर मैं ए की एफिशिएंसी निकालना चाहूँ तो मैं टोटल एफिशिएंसी जो ए बी सी की मिलाकर है उसमें से मैं बी और सी की एफिशिएंसी माइनस कर दूं जो कि 20 है। याद रखना आपको इधर वाला पार्ट यूज करना है, गलती से ये वाला पार्ट यूज मत कर लेना, ये टाइम है। ठीक है। और ये एफिशिएंसी है। ठीक है, एफिशिएंसी में से एफिशिएंसी माइनस होगा। तो यहाँ पर हमने लिखा कि 83 में से 56 चला जाएगा अपॉन 2। तो ये आ जाएगा आपका 27। ठीक है। ये हो जाएगा आपका 1370 जाएगा, है ना, 13/2। और यहाँ पर 40 तो 43/2। तो ये तो एबीसी की क्या आ गई, इफिशियंसी आ गई। एबीसी की क्या आ गई, इफिशियंसी आ गई। अगर मैं बोलूं कि ए अगर अकेले काम करता है, ए अगर अकेले काम करता है तो उससे कितना समय लगेगा, तो मैं लूंगा टोटल काम उससे करवा लो। टोटल काम उससे करवा लो, उसकी इफिशियंसी कितनी है, ये है। तो ये हो जाएगा 43/2। तो ये हो जाएगा 280/43। उसी तरह से अगर बी के बारे में बात करूं तो टोटल काम अपॉन बी की एफिशिएंसी वो कितनी है, 13/2। तो ये हो जाएगा 280/13। सी की एफिशिएंसी, सी का टाइम निकालना हो तो टोटल काम अपॉन सी की एफिशिएंसी, सी की एफिशिएंसी कितनी है, 27/2। तो ये 27/2, तो ये हो जाएगा 280/27। ठीक है। तो ये टाइम निकल गया ए, बी और सी का। ये टाइम निकल गया ए, बी और सी का। बात समझ में आ गई। अब आपसे पूछ रहा है कि हु अमंग दिस विल टेक द लीस्ट टाइम। लीस्ट टाइम कौन ले रहा है, साफ साफ देख लो लीस्ट टाइम कौन ले रहा है। क्या इसकी वैल्यू इससे कम आएगी क्या? देखो ना, आपका 280 है सब जगह। अब आप इसको अगर 43 से डिवाइड करोगे, इसको आप 13 से डिवाइड करोगे, इसको आप 27 से डिवाइड करोगे, मान लो आपके पास 280 रुपए है, उसे आपको 43 लोगों में बांटना है। और उसी पैसे को अगर आपको 13 लोगों में बांटना हो, या उसी पैसे को अगर आपको 27 लोगों में बांटना हो, तो एज कंपेयर टू जब आप 43 लोगों में बांटोगे तो सबको पैसा क्या मिलेगा, कम कम मिलेगा ना। तो यहाँ पर जो टी ए की वैल्यू है वो टीबी और टीसी के कंपैरिजन में कम आएगी। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा इस सवाल का जो जवाब है वो ए है। ठीक है। तो ए जो है इन तीनों के कंपैरिजन में सबसे कम समय ले रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो आज के सेशन में इतना ही है। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और कुछ नई चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।